नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद आदेश यादव के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल संडे होने की वजह से कल तो क्लासेस जो है आपकी अपलोड की नहीं गई थी, तो आज जो है क्लासेस आज फिर से डाल दी जाएंगी आपकी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कल के टॉपिक में। भाई इसके पहले जो टॉपिक छूटा था आपका जो है वो चार्ट बनवा दिया गया था। चार्ट जो है आपका था विवार, संवार, श्वासनाद का व्यंजन के चार्ट थे जो आपका कंप्लीट करवाया गया था। कुछ चीजें उसमें छूटी थी वो आज आपको बता देते हैं। उसमें दो तीन चीजें, जैसे एक पूछा गया था उसमें आगत व्यंजन वर्ण, आगत व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। इसके अलावा एक और आपका छोटा था द्वित्व व्यंजन वर्ण, द्वित्व व्यंजन वर्ण। ये दो चीजें भी आपके व्यंजन से छूटी थी। बाकी उसके बाद आपका अगला टॉपिक शब्द का है, तो अगला टॉपिक आज जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका शब्द का। आगत व्यंजन वर्ण भी किसे कहते हैं? वे जो आगत से तात्पर्य है कि जो आए हुए हैं, मतलब विदेशी भाषा के वे वर्ण जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन वर्ण कहा जाता है। देख लीजिए इसके अंतर्गत आपका आता क्या क्या है। आगत व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इनकी संख्या जो है क, ख, ग, ज और फ 5 मानी जाती है। हालांकि इसकी संख्या जो है ना अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वमान्य तथ्य है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क, ख, ग, ज, फ ये जो है ना माना है इसको, इसने इसको राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह ने, राजा शिव प्रसाद सिंह ने माना, जिन्हें उपाधि मिली थी सितार ए हिंद की, सितार ए हिंद की उपाधि इनको मिली थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि इनको मिली थी। इन्होंने संख्या कितनी मानी भाई? इन्होंने आगत व्यंजनों की संख्या जो है ना 5 मानी है, क, ख, ग, ज और फ। इन्हें नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण भी कहे जाते हैं ये। और इनका जो है प्रयोग कहाँ होता है? अधिकांशतः अरबी फारसी के हैं भाई। ये किस भाषा के माने जाते हैं? अरबी फारसी भाषा के माने जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हिंदी में होता है। तो आगत व्यंजन वर्ण यही 5 है आपका आयोग जो मानता है। ठीक है, ये एक बात तो ये थी। और ये पूछा गया था द्वितीय व्यंजन वर्ण। द्वितीय व्यंजन वर्ण मतलब होता है भाई जो जब दो समान व्यंजन वर्ण होते हैं, जब दो समान व्यंजन वर्णों के मध्य, जब दो समान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर ना हो, जब दो समान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर ना हो, तो उनके मेल से बना हुआ जो व्यंजन वर्ण होता है बच्चा, उसे द्वितीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार के जो व्यंजन वर्ण होते हैं, म, धर्म बराबर क्या हो जाएगा भी आपका आधम उपरम। इस प्रकार के जो व्यंजन वर्ण निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार के वर्ण आपको अक्सर मिलते हैं शब्दों में। भाई इनसे जो है आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसे लिखते हैं हम दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली। ठीक है, बिल्ली। इसके अलावा मम्मी। देख लीजिए ये जो है ना आपके द्वितीय व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। ये सारे शब्द उस शब्दों में जो है कौन सा व्यंजन वर्ण जुड़ा हुआ है बच्चा? तो सारे शब्दों में जो है ना आपका द्वितीय व्यंजन वर्ण जुड़ा हुआ है। ये जो है कुछ विशेष चीजें थी वर्णमाला में जो आपको जो है बता दी गई, जो छूट रही थी। इसके बाद का आपका टॉपिक है जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, वो सॉरी शब्द। आपका अगला टॉपिक क्या है? शब्द है। वर्णमाला तो आपका समाप्त हो चुका है। चलिए देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हाँ, एक चीज वर्णमाला से आपको और बताना था, शायद वो चीज आपका मिस हो गया है, पता नहीं। देख लीजिएगा आप सभी लोग। कोई भी जैसे मान लो कोई व्यंजन वर्ण है, कोई व्यंजन वर्ण मान लिया। ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण है और किसी भी व्यंजन वर्ण के चारों तरफ जो है आपके बिंदु लगते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आपका लगता है भी, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है और यहाँ भी लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अगर चारों तरफ बिंदु लगते हैं तो इन बिंदुओं के नाम क्या है और इनका प्रयोग जो है किन व्यंजनों के साथ होता है। तो भाई आप जो ऊपर लगता है ये तो आप सभी जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार है। ठीक है, इसका नाम तो सभी जानते हैं, अनुस्वार है। उसके अलावा
भाई इसका प्रयोग जान है भाई, किसके योग से, आ के योग से बोले जाते हैं। और आप जान है आ जो है हर व्यंजन में लगा होता है, आ हर व्यंजन में लगा होता है, तो इसका मतलब ये इसका प्रयोग जो है सभी व्यंजनों के साथ होगा अनुस्वार का। इसके अलावा भाई यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जो है ना क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है। भाई पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग कितने व्यंजनों के साथ होता है, तो आप जानते हैं पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग सिर्फ एक व्यंजन के साथ होता है, सिर्फ एक व्यंजन के साथ होता है, उंगा के साथ। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये तो हो गया आपका पंचमाक्षर बिंदु। हालांकि ये बेसिक सी चीजें हैं, इनका जो परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से तो प्रश्न आपके पूछे नहीं जाने, लेकिन वर्णमाला में अगर कोई चीज जो है छूट रही है तो थोड़ा जो है वो फील होता है कि चलो ठीक है बता दिया जाए। तो ये आपको कुछ विशेष चीजें हैं यहाँ से जो आपको पढ़ना है। ये देखिए इसको तो भाई तल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तल बिंदु कहा जाता है। किसी भाई ये कितने व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग होता है तल बिंदु का, तो चलिए देख लेते हैं तल बिंदु का प्रयोग कितने व्यंजनों के साथ। आप जानते हैं जो आपके उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं, कौन से उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है किसका, भाई तल बिंदु का। भाई दो हैं इनके, उच्छिष्ट द्विगुण, द्विगुणित या विकसित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो मैंने इसकी जो है आपको स्पेलिंग बताई थी, क्या होता है आर और आर एच लिखा जाता है द्विगुण के अंतर्गत। अभी जो है इसके सैटरडे को जैसे जो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। और ये आपका भाई ये मेन बात आगे यही फंसी थी, अभी हमने आपको बताया था आगत व्यंजन वर्ण। तो भाई इसे क्या कहते हैं, नुक्ता बिंदु कहते हैं, कहीं कहीं जो है नुक्ता चिन्ह कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये कितने व्यंजन वर्णों पे लगता है भाई, ये जो है आपके 5 व्यंजन वर्णों के साथ इसका प्रयोग होता है। कुछ विद्वान 3 के साथ, कुछ विद्वान ज और फ को ही मानते हैं, तो वो अलग अलग जो है मान्यता है। हम तो वो भाई आपको बता रहे हैं जो सर्वमान्य तथ्य है, आपका आयोग जो मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, किस भाषा के शब्द हैं, यहाँ पे अरबी फारसी के हैं। अभी मैंने आपको बताया था अरबी फारसी के हैं। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, राजा शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह, इनको उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि भाई, सितार ए हिंद, सितार ए हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ विशेष था थोड़ा सा जो आपको बता दिया गया है। अब इसी के साथ जो है ना आपके भाई जो वर्णमाला का टॉपिक है वो आपका समाप्त हो चुका है। अगर इसमें किसी भी मित्र को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी चीजें होंगी बाद में उसको डिस्कस कर देंगे। अगर कोई जो है और प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे यही वीडियो के लिंक से जाके वहां भी कोई चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां भी हम आपको जो है जो भी समस्या होगी उसका निराकरण कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा और वहां पे जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पे वहां पे आपको इसका जो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला टॉपिक। आपका अगला टॉपिक कौन सा है उस पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपको मैंने आपको बताया, अगला टॉपिक आपका है शब्द का। वर्णमाला तो बच्चा आपका समाप्त हो चुका है आप सभी का। ठीक है, अगला टॉपिक आपका किसका है, इस टॉपिक का शब्द का है। तो चलिए देख लेते हैं शब्द के टॉपिक में आखिर है क्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई शब्द। ठीक है, शब्द सबसे पहले तो बात ये सुन लीजिए कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, किताबों में जो दिया गया है वो तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, किताबों का तो छोड़ ही दीजिए। किताब में बहुत सारी किताबों में दिया गया है कि जो है वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक मेल को, मतलब तमाम प्रकार के हैं। भाई सार्थक भी हो सकता है क्या, निरर्थक नहीं हो सकता, बिल्कुल सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, उसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं, बस एक छोटी सी परिभाषा है। आइए देख लेते हैं कि भाई अगर आपसे पूछा जाए शब्द किसे कहते हैं, एकदम छोटी सी परिभाषा, बस 2-3 शब्द लिख देने हैं आपको। ठीक है भाई, इतना आपको बताना है, बस इतनी सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो है शब्द किसे कहते हैं तो आपको बच्चा बस इतना बता देना है, वर्णों के मेल को। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं आपको बस इतना बताना है कि वर्णों के मेल को। ठीक है, वैसे परिभाषाएं तो आपकी कई ना, लेकिन आपसे जो आपकी जो सबसे सटीक परिभाषा है भाई शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का मेल जो है आपका ना वो सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है।
उसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं भाई शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वैसे बताने के लिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तभी आपको बताना है भाई शब्द ही है, क्योंकि उसी का तो अर्थ निकलता है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द ही है। ठीक है, भाषा की जो है सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा जाए तब भी आप शब्द ही बताते हैं। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकल जाता है। तो इस प्रकार की परिभाषाएं और इस प्रकार के प्रश्न तो आपकी परीक्षाओं में आते ही रहेंगे, वो आते भी हैं। लेकिन जो आपकी सबसे सटीक परिभाषा है वो ये है बच्चा कि वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, वर्णों के मेल को जो है शब्द कहा जाता है। और बात वो सार्थक होगा कि निरर्थक, वो तो बात हम इसके भेद में कर लेंगे। भाई वो सार्थक और निरर्थक तो इसके भेद है, ना कि उसकी परिभाषा में है। चलिए ये रहा भाई आपका सार्थक शब्द, इसके भाई भेद है। ये निरर्थक और सार्थक तो इसके जो है भेद है। चलिए देख लीजिए, हो गया निरर्थक। ठीक है, चलिए देख लीजिए भाई सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे तो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए देख लीजिएगा भाई, अगर निरर्थक जैसे आपके चिड़ियों की आवाज वगैरह है, ठीक है, घंटे की आवाज है, तो उसका आप क्या अर्थ निकालें, बस वो बज रही है तो बज रही है, उसमें कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वो जो है आपकी निरर्थक ध्वनियां होती है। उसके भाव भले हो, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता है कि हम बता सके हाँ यही चीज इसका होता है, तो वे क्या हो जाएंगे आपके निरर्थक। भाई जब किसी चीज का कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसका कार्य वहीं पे हो जाता है समाप्त, उसका कार्य क्या हो जाता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। और हम पढ़ेंगे भाई सार्थक, हमने बताया आपको जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। डायग्राम के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, शब्द की परिभाषा, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो भेद हैं इसके मुख्य रूप से, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। भाई जिनका कुछ अर्थ निकलता है वो सार्थक हो जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या हो जाता है बच्चा, आपका निरर्थक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सार्थक के अंतर्गत भाई आपको पढ़ना है इसके भेद कितने हैं। सार्थक के अंतर्गत पहला है बच्चा रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर है। दूसरा है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा भेद है आपका भाई रूप या विकार के, रूप या विकार के आधार पर। चलिए ठीक है, आज तो आपको सिर्फ बस इसका एक ढांचा बता रहे हैं, एक डायग्राम बता रहे हैं। भेद तो बाकी जो है ना चीजें डिटेलिंग तो कल से ही शुरू कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है आपको एक आधार बता रहे हैं कि किस आधार पर जो है ना शब्द के जो भेद हैं उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये पहला भेद भाई आपका रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो इसका वर्गीकरण कर लेते हैं भाई कि रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद पढ़ने हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने पढ़ने हैं, अर्थ के आधार पर और रूप या विकार के आधार पर कितने भेद पढ़ने हैं। पहले तो इसका एक ढांचा पॉइंट भी हमारे दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। भाई हमको शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजों पढ़नी है, किस किस चीज का अध्ययन करना है, वही हमारे दिमाग में ये चीजें हो जानी चाहिए। आज चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका, ठीक है, रचना बनावट के आधार पर भाई आपके 3 भेद पढ़ने हैं, जिसमें आपके हो जाएंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, सभी साथी ध्यान दें, यौगिक शब्द। और तीसरा हो जाएगा आपका योग रूढ़। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, योग रूढ़ शब्द। चलिए ठीक है, डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो है डिटेल से कल आपको जो अगले वीडियो में इसकी चीजें जो है, जो भी चीजें हैं इसमें डिटेल से पूरी परिभाषा सहित उसके उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। आज तो सिर्फ जो है ना इसका एक ढांचा तैयार करना है कि कितनी चीजों का हमें अध्ययन करना है। पहले भाई रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर आपके शब्द के कितने भेद हो जाते हैं। रचना बनावट के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं।
कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है, ये तो आपका पहला भेद था। दूसरे भेद में हमको पढ़ना है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। आपको बता दें, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मुख्य रूप से तो 4 ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक और है भेद इसका 5वां, उसे भी माना जाता है। पहला जैसे हो गया आपका तत्सम शब्द, दूसरा तो आपका हो जाएगा तद्भव। भाई कौन सा हो जाएगा? तद्भव। तीसरा आपका हो जाएगा फिर देशज शब्द। चौथा आपका हो जाएगा विदेशज। चौथा शब्द क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। और 5वां आपका हो जाएगा बच्चा संकर शब्द। कौन सा हो जाता है? संकर शब्द हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रूप से तो 4 ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि 5 एक जो है संकर शब्द भी होता है। संकर शब्द कहते हैं जो 2 भाषाओं के योग से बना। 2 भाषाओं से तात्पर्य एक देशी और एक विदेशी भाषा के योग से बना, उसे क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। और आपका तीसरा भेद भी, तीसरा भेद किसके आधार, अर्थ के आधार पर? इसके भी 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला कौन सा हो जाएगा बच्चा? पहला हो जाएगा आपका एकार्थी। एकार्थी नाम से ही पता चला है जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी। किसको पढ़ना है? अनेकार्थी को पढ़ना है। चलिए, तीसरा क्या हो जाएगा? एकार्थी, अनेकार्थी। उसके बाद हो जाएगा समानार्थी। समानार्थी जिसे भाई क्या कहा जाता है? पर्यायवाची भी कहा जाता है। सभी साथी ध्यान दें, जो आपका समानार्थी शब्द है अर्थ के आधार पर, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची भी कहा जाता है। और चौथा आपका हो जाएगा विपरीतार्थी। विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। चलिए भाई, ये तो आपका हो गया। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाएगा। 3 आपके हो चुके हैं, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसके बाद आपका हो गया अर्थ के आधार पर, और आपका चौथा जो बचा है रूप या विकार के आधार पर। चलो, यहाँ पे भी 2 भेद हैं रूप या विकार के आधार पर। सभी साथी, थोड़ा जगह कम है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। भाई रूप या विकार के आधार पर पहला हो गया विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, या इसे जो है ना अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी साथी ध्यान दें, अविकारी से तात्पर्य अव्यय से है। भाई विकारी किसे कहा जाता है और अविकारी यहाँ पे तो आपने देख लिया। और यहाँ रूप या विकार के आधार पर विकारी, भाई जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के आधार पर, जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, उसे तो विकारी शब्द कहते हैं भाई। और जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, इनके अंतर्गत भी आपके 4 भेद आ जाएंगे। जैसे विकारी में आपका आ जाएगा बच्चा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा आपका विशेषण, और चौथा भेद हो जाएगा आपका क्रिया। ये हो गया। और उसी के अलावा अविकारी में आपका आ जाएगा, पहला भेद हो जाएगा बच्चा क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक, चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक, पांचवा हो जाएगा आपका 4 ही भेद होते हैं। इसके अलावा इसमें एक इसका अंग है, उसे पढ़ना है निपात। ठीक है, इस प्रकार से बच्चा आपको जो है ना इतने भेद पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें कि कितने आपको पढ़ने हैं। रचना बनावट के आधार पर 3, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद पढ़ने हैं, और अर्थ के आधार पर आपको 4 पढ़ने हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसलिए 4 कह रहे हैं कि मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। 5वां जो है कुछ विद्वानों का मानना है कि संकर शब्द भी होता है, और इसके अलावा आपका रूप या विकार के आधार पर है, जिसमें आपको विकारी और अविकारी पढ़ना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आपको परिभाषा। ठीक है, जल्दी जल्दी इनकी परिभाषा भी आपको बता देते हैं। कल जो है इसको आपको डिटेल पढ़ाएंगे, एक एक भेद को जो पूरा डिटेल के साथ
पढ़ाएंगे। चलिए देख लीजिएगा भाई, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, आपका पहली हेडिंग है रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है भाई, जिन शब्दों का जो है ना सार्थक खंड नहीं किया जा सकता बच्चा, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। सार्थक खंड से तात्पर्य क्या होता है भाई, किसी भी शब्द को हम अगर अलग करें तो उसके जो दोनों पद बन रहे हैं या जो दोनों भाग हैं, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि शब्द है आपका विद्यालय, ठीक है, उसमें उस शब्द में जैसे हो गया, पहला पद हो गया विद्या, दूसरा पद हो गया आलय। ठीक है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। विद्या का अर्थ क्या हो जाता है भाई, ज्ञान हो जाता है। आलय का अर्थ हो जाता है घर, अर्थात ज्ञान का घर। तो ये भाई इसका सार्थक खंड हो सकता है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से, और ये तो आपका आ जाएगा भाई यौगिक में। और जिनका सार्थक, मैंने बताया जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, जैसे इन सबको कह दिया जाए कान। ठीक है, यहाँ पे हम, ये रहा आपका सार्थक खंड हो ही नहीं सकता, ना तो इसका अर्थ निकल रहा है ना इसका अर्थ निकल रहा है। अर्थात रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा है। और यौगिक में भाई, यौगिक में क्या है भाई, यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ ही होता है मेल, अर्थात जो शब्दों के योग से बने होते हैं, किसके योग से बने होते हैं, शब्दों के योग से बने होते हैं, उनका सार्थक खंड किया जा सकता है, वे आपके क्या हो जाएंगे भाई, वे आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे ये देखिए, ये शब्दों के योग से बना, एक शब्द है विद्या, एक शब्द है आलय। विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो विद्यालय हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा भेद हो जाएगा भाई, यौगिक। ठीक है, रचना बनावट के आधार पर कौन सा दूसरा भेद है आपका, यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़। बच्चा योग रूढ़ में क्या हो सकता है, योग रूढ़ की भाषा देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, उसके अंतर्गत भी आएगा क्या, चलिए देख लेते हैं। योग रूढ़ भाई, जो आपकी परिभाषा थी यौगिक शब्द की, वही परिभाषा योग रूढ़ में अगर जोड़ देंगे भाई, शब्दों के योग से बने होते हैं, सार्थक खंड किया जा सकता है। इसके अलावा भाई शब्दों का योग भी है, सार्थक खंड भी किया जा सकता है, परंतु ये सामान्य अर्थ ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताएंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए पंकज, एक शब्द है पंकज या जलद, जो भी ले लीजिए, पंकज या जलद, आप जानते हैं भाई, थोड़ा सा मिटा दें यहाँ पे तो चीजों को आप जो है बता पाएंगे आपको। ये रहा, ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, पंकज, ये रहा पंक धन जल। अब आप जान रहे हैं पंक का अर्थ होता है भाई कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्म। भाई ये आपका सार्थक खंड तो हो गया, हमने बताया था शब्दों के योग से बने हो, बिल्कुल बने हैं। सार्थक खंड हो सकते, सार्थक खंड भी इनका कर दिया गया, परंतु ये सामान्य अर्थ ना बताकर विशेष अर्थ बताएंगे। अब आप जाने कीचड़ में जन्मा, अर्थात जिसने जन्म किसमें लिया, कीचड़। अब जाने कीचड़ में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, काई है, जोंक है, तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। तो क्या सबको पंकज कहा जाता है, जी बिल्कुल नहीं कहा जाता है। पंकज सिर्फ किसे कहा जाता है, पंकज भी प्रयोग किया जाता है सिर्फ कमल के, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया जाता है पंकज का। मतलब यहाँ पे सामान्य अर्थ नहीं, बेसिक चीजें नहीं ली जाएंगी, सामान्य अर्थ में इसका नहीं लिया। जैसे हम कहते हैं जलद, जल धन द, जल मतलब हो जाएगा पानी, द मतलब देने वाला। भाई पानी तो आप लोगों से भी घर में कोई मांग लेता है तो आप लोग दे देते हैं। तो सामान्य अर्थ, सामान्य रूप से क्या आपको कोई कहता है कि आप जलद हैं, जी बिल्कुल नहीं कहता है। बिल्कुल ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भाई आप किसी को पानी देंगे तो आपको कोई कह देगा जलद, जी नहीं, आपको जलद कोई नहीं कहता है ना। ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ भी हो जाएगा आपका जलद के लिए, मतलब पानी देने वाले के लिए जो है विशेष रूप से यहाँ पे अर्थ दिया जाता है, किसके लिए, बादल के लिए। ठीक है, विशेष अर्थ होता है बादल के लिए। चलिए तो इसके आगे का जो है डिटेल कल आपको अगले वीडियो में, आज का वीडियो तो जो है ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा अभी, और कल के वीडियो में एकदम पूरा डिटेल से चलेंगे। इसमें जो भी चीजें हैं रचना बनावट के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे जो भी बन रहा है, ठीक है। बस आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो है सहयोग वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और चीजें अगर आपके समझ में आ रही हैं तो आप जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वर्णमाला का समाप्त हो चुका है टॉपिक,
तो उससे संबंधित जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन कुछ डाले गए हैं, कुछ और क्वेश्चन जो है जैसे फ्री होते हैं कुछ और क्वेश्चन वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के, वहाँ से जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जो भी क्विज दिए गए हैं क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए और आप खुद वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको क्विज कैसा लगा, चीज़ें कैसी हैं और किस लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। अगर कोई कमी है तो आप अपने सुझाव भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मित्रों जो है ना आप लोग शेयर करने का प्रयास करें, वीडियो को थोड़ा जो है आप लाइक और शेयर करेंगे और उसको जो है पूरा देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एकदम आसान सी भाषा में आपको चीज़ों को बता रहे हैं, तो आपका जो है सहयोग बना रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है आगे चीज़ें और अच्छी करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त कर रहे हैं, तो आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।